हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, अब खुलेगी पोल। संजय गुप्ता पेश करते हैं अब खुलेगी पोल, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक विशेषांक। बाकेलाल के अलावा भी राजा विक्रम सिंह की मृत्यु चाहने वालों की कमी नहीं। जब भी ऐसा कोई शत्रु अपना सिर उठाता है तो विशालगढ़ में कभी भी इस तरह का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। अरे ये क्या, ओ ये क्या, उफ ये क्या। दृश्य चौंकाने वाला था। जल हवा में उड़ा जा रहा है। उड़ता हुआ जल केतु महल में प्रवेश कर गया। सर्वप्रथम उसे कसरत करते सेनापति ने देखा। उड़ते जल में मृत्युदूत। सेनापति ने निकट रखी अपनी तलवार उठाकर उड़ते जल केतु पर प्रहार करना चाहा, किंतु तड़ाक। मैं निर्वस्त्र व्यक्ति से नहीं लड़ता, पीछे हट। सैनिकों, रोको उसे। उसे जीवित हिरासत में लेना। उस दुष्ट को मैं अपने हाथों से मारूंगा। हाँ। अबे ज्यादा मत बोल, थोड़ा कम बोल। अगर बोलने में क्या जाता है। जल केतु को उनमें से कोई भी नहीं रोक पाया। सड़ाक। जल केतु सीधा जा पहुंचा विक्रम सिंह के कक्ष में। लो बाकेलाल, तरबूज खाओ। इसकी बेल रानी ने ही उगाई थी। तरबूज में जल का भरपूर भंडार होता है। हे। जल केतु तुझे इतना जल पिलाएगा राजा कि तुझे फिर कभी जल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हे। बाकेलाल, तेरा ही आसरा। अरे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। महल में जल केतु के आगमन का पता सबको लग चुका था। खबरदार, कोई शस्त्र न चलाए, वरना वो महाराज को लग जाएगा। मोहन का मस्तिष्क नन्हा तो था, किंतु तीक्ष्ण था। मैं मशाल से इस जादुई जल को वाष्प बनाकर उड़ा दूंगा। महामंत्री ने मोहक क्या से मशाल खींच ली। इससे जल गर्म हो जाएगा और महाराज का गला आलू की तरह उबल जाएगा। बड़ा मजा आएगा। बाकीलाल, तुम कुछ करते क्यों नहीं। क्या करूं, वही तो सोच रहा था। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा मुच्छर तो मर जाएगा, किंतु फिर मुझे कोई राजा नहीं बनाएगा। इस जल दैत्य से छुटकारा दिलाएगा महाराज के बिस्तर का गद्दा, उसमें भरी हुई है रुई। छपाक। मैं इस गद्दे को इस जादुई जल में डुबो दूंगा, जिससे कि गद्दे में भरी रुई जल चूस जाएगी। जल सूखते ही जल के प्राणी जल केतु की ताकत खत्म होने लगेगी। तब मैं उसे आग से जलाकर आसानी से समाप्त कर सकता हूँ। आग के ताप से जल केतु फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। इसे कमबख्त मुच्छड़ को मारना ही था तो किसी एकांत स्थान पर मारता, जहां बचाने वाला कोई ना होता। जल केतु जलकर राख हो गया। आज बाकेलाल की बुद्धिमानी से ही महाराज के प्राण बच सके। बाकेलाल, पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी। सत्यानाश हो तेरा मुच्छड़। जल केतु एक तिलिस्मी प्राणी था, इसलिए उसकी राख को दफनाने की जिम्मेदारी भी बाकेलाल को ही सौंप दी गई। इसे दफनाए मेरी जूती। किंतु सवाल ये उठता है कि जल केतु को आखिर महाराज का टेटियो दबाने के लिए भेजा किसने। अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो मेरे काम का साबित हो सकता है। अरे ओ ये क्या। हे। कौन हो तुम। पगड़ा टोपी। हे। कौन पगड़ा टोपी। पहले तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम बाकेलाल है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया, मगर मैंने ऐसा क्या किया है। अरे ये तो बाकीलाल है। तुमने मुझे ऋषि थोबड़ाचार्य के शाप से मुक्ति दिलाई है। शाप से मुक्ति कब। बाकीलाल, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। ये देखो, मेरे पास कई प्रकार की टोपियाँ पगड़ियाँ हैं। इनमें यह विशेषता है कि इनमें से जैसी भी पगड़ी या टोपी किसी को पहना दी जाए तो वह वैसे ही काम करने लग जाता है। एक बार मैं झरझर सरोवर में स्नान करने के लिए जाने लगा तो ठहर जा दुष्ट। मैं सरोवर की देवी सरोज हूँ, तो इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकता। किंतु मैं स्नान क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि तू पापी है। इस सरोवर में केवल ऋषि मुनि ही स्नान कर सकते हैं। वो देख, अगर तू स्नान करेगा तो तेरे पाप जल में बहकर ऋषि मुनियों को लग जाएंगे। सामने बरसात के पानी का गड्ढा है, वहाँ कई मेढक भी स्नान कर रहे हैं। तू वहाँ जाकर स्नान कर। सरोवर की देवी की बात सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आ गया। अरे दुष्टा, तेरी ये मजाल, तू मुझे जानती नहीं। मैं पगड़ा टोपी हूँ, जिसे जो टोपी पहना दूँ वो वैसा बन जाता है। ले, मैंने तुझे पहना दी सूखी टोपी। इससे क्या होगा। इसके प्रभाव से तू अपना जल सुखा देगी। ओह, सरोवर का जल उछलकर बाहर आ गया। जल के अभाव में सरोज का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। मुझे नहाने से मना करने चली थी। तभी मुंह तोड़वाया एक ऋषि क्रोध में भरा वहां पहुंचा। अरे दुष्ट, जिस वक्त तूने सरोवर का जल सुखाया, मैं जल में स्नान के लिए वहां से छलांग लगा रहा था। जल सूखते ही मैं सूखे तल पर गिरा और मेरा मुंह टूट गया। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पत्थर का बन जा, ताकि फिर तू किसी को टोपी ना पहना सके। क्षमा ऋषिवर, मैं शाप से मुक्ति कब पाऊंगा।
जिस दिन किसी जलीय प्राणी की राख तुझे स्पर्श करेगी उस दिन तू शाप से मुक्ति पाएगा। फिर मैं पत्थर में बदल गया और आज जब तुमने मुझ पर राख फेंकी तो मैं शाप मुक्त हो गया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। हे अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी मदद? बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं शराफत की ज़िंदगी बसर करूँगा। तुम्हारे पास कौन कौन सी टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं? मेरे पास धोबी की पगड़ी है, बंदर टोपी है, किसान की पगड़ है, लाला की टोपी है, साहूकार की टोपी है, गीली टोपी है, सूखी टोपी है, माई की टोपी है, मोती की टोपी है, होली में पहनने वाली टोपी है, जन्मदिन की टोपी है, मूर्ख सम्राट की टोपी है। अगर तुम किसी को किसान की पगड़ पहना दो तो क्या होगा? तो फिर वो सारा दिन सारी रात हल ही जोतता रहेगा, जो मिलेगा उसे ही जोत देगा। अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो फिर मेरे राजा को किसान वाली पगड़ पहना दो। कमबख्त बैल की तरह हल जोतते जोतते ही मर जाएगा। मैं तो बाकेलाल को राजपुरोहित का संदेश देने आया था कि जल केतु की राख को ठिकाने लगाने के बाद नहा धोकर ही लौटे। लेकिन बाकेलाल ये क्या कह रहा है? ये तो महाराज का शत्रु है। किंतु तुम महाराज तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि तुम्हें देखते ही सैनिक तुम पर आक्रमण कर देंगे। उसकी तुम फिक्र मत करो। तुम ये खिचड़ी टोपी ले जाओ और किसी प्रकार अपने राजा को पहना दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। बाकेलाल खिचड़ी टोपी लेकर महल वापस लौट पड़ा। अरे, तो बाकेलाल महाराज को खिचड़ी टोपी पहनाने जा रहा है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अगर मैं ये रहस्य महाराज को जाकर बता दूं तो वो बाकेलाल को फांसी पर चढ़ा देंगे और फिर मैं राजा का सलाहकार बन जाऊंगा शीघ्र ही। क्या कहा सेनापति? तुम्हारी ये जरूरत? हम झूठ ने वो बोलने वालों को कौवे से कटवाने का दंड देते हैं। अगर मेरी बात सत्य साबित ना हो तो मैं स्वयं को कौवों से कटवाने के लिए तैयार हूँ महाराज। दुष्ट बाकेलाल आता ही होगा। यहाँ पहुँचते ही वो आपको खिचड़ी टोपी पहनाने की चेष्टा करेगा। आप उसे पहन लेना, फिर सच स्वयं ही सामने आ जाएगा। सेनापति के प्रस्थान के तुरंत पश्चात ही बाकेलाल ने भीतर प्रवेश किया। महाराज को बाकेलाल का प्रणाम। इसके हाथ में तो टोपी है। महाराज, मेरे प्रणाम का उत्तर भी नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। बाकेलाल, लाओ ये खिचड़ी टोपी मैं स्वयं ही पहन लेता हूँ। किंतु महाराज, आपको कैसे पता लगा कि ये खिचड़ी टोपी है और मैं आपको ही पहनाने आया हूँ? वो ऐसे बाकेलाल कि एक तो इसमें से खिचड़ी की खुशबू आ रही है, दूसरे अगर तुम ये अपने लिए लाए होते तो फिर इसे पहनकर ही मेरे सामने आते। है टोपी पहनते ही बाकेलाल, मेरा मन खिचड़ी बनाने को कर रहा है। तो फिर चलिए महाराज, रसोई घर में जल्दी से मूंग की धुली दाल और चावल लाओ। आज मैं खिचड़ी बनाऊंगा। है फिर वाह, क्या सुगंधित खिचड़ी बन रही है। बाकेलाल, जल्दी से सबको एकत्रित करूं। मेरी बनाई खिचड़ी सबको खानी पड़ेगी। सबको खिचड़ी खानी ही पड़ी। वाह, क्या बकवास खिचड़ी बनाई है। दिल कर रहा है आपकी उंगलियां भी चबा जाऊं ताकि दोबारा ऐसी वाहियात खिचड़ी खाने को ना मिले। आओ बाकेलाल, हम दोनों अपने कक्ष में जाकर खिचड़ी खाएंगे। ये पगड़ा टोपी अभी तक आया क्यों नहीं? किंतु जैसे ही दोनों उस कक्ष में पहुंचे, हे राजा, खूब खिचड़ी खा ले, क्योंकि अब तेरे दिन पूरे हो गए। आ गया पगड़ा टोपी। हे बाकेलाल, खिचड़ी टोपी मैंने तुम्हें इसलिए पहनाने को दी थी क्योंकि टोपी पहनने के बाद राजा सभी को अपने हाथ की बनी खिचड़ी खिलाता। इस प्रकार सब खिचड़ी खाने में व्यस्त हो गए और मैं सबकी नजर बचाकर भीतर आ गया। बाकेलाल, ये तुम्हारे कान में क्या कह रहा है? ये खिचड़ी खाने को कह रहा है, पर हम इसे खिचड़ी नहीं खिलाएंगे। तुम्हारी ये मजाल। तो फिर मैं तुम्हारे राजा को पहनाता हूँ ये किसान पगड़। अच्छा बाकेलाल, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि खिचड़ी टोपी राजा के सिर से उतरी थी खिचड़ी का सम्मान खत्म हो जाएगा और खिचड़ी का असली स्वाद पता चलते ही सबको उल्टी ज़रूर आएगी और फिर बाहर आने पर कहीं वो मुझे देख ना लें। जबकि पगड़ पहने जाती तेरी फूंकी फू प्रबंध मंत्री, जल्दी से एक हल मेरे कक्ष में भिजवाओ। वाह, मोटे पर पगड़ का सम्मान चल गया। फिर अरे, मोटा तो कक्ष को ही खेत की तरह जोतने लग पड़ा। बाकेलाल, आगे से हट जाओ वरना कहीं तुम्हें हल ना लग जाए। बाकेलाल जी, ये महाराज को क्या हुआ? फिलहाल तो हल से बचो। बाकेलाल, मेरे भोजन का समय हो गया। महारानी को कहो रोटी प्याज और लस्सी लेकर यहाँ आ जाए। अभी कहलवाता हूँ महाराज। महाराज का आदेश भला रानी कैसे टालती? बाकेलाल, मेरे स्वामी को ये क्या हो गया? ये सब बाकेलाल की करतूत है। आहा, रानी भोजन ले आई, पहले भोजन कर लूँ फिर बाकी ज़मीन भी जोतूंगा। बाकेलाल, इनके मुंह से तो पहले ही बदबू आती है, प्याज खाने से और भी ज़्यादा आएगी। रोटी खाकर राजा फिर हल जोतने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन महाराज, हम आपको यहाँ हल नहीं जोतने देंगे। जोतना ही है तो मेरे बंजर खेत जोतते। हल चलाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। महाराज तो सारा महल ही जोत डालेंगे। बाकेलाल, जल्दी कुछ करो। सेनापति को बाकेलाल की पोल खोलने का यही उचित अवसर लगा। बाकेलाल क्या करेगा, सब कुछ तो इसी का किया धरा है। सेनापति, तुम्हारी बातों का क्या अर्थ है?
मेरी बातों का अर्थ महाराज के सिर पर पहने इस पगड़ को उतारते ही पता लग जाएगा। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि बाकेलाल आपकी जान का दुश्मन है। उसने आपको पगड़ा टोपी के हाथों किसान पगड़ पहनवा दिया, जिससे कि आप हल जोतते जोतते समाप्त हो जाएं और विशालगढ़ का सिंहासन बाकेलाल को मिल जाए। बाकेलाल, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? यह झूठ है महाराज। अगर यह झूठ है तो इसे कैसे पता चला कि तुम आकर हमें पहले खिचड़ी टोपी और फिर राक्षस के हाथों किसान पगड़ पहनवाओगे? इसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम ऐसा करने वाले हो। ओह, इसका मतलब इसने मेरी और पगड़ा टोपी की बातचीत सुन ली थी। बाकेलाल, अति शीघ्र सफाई पेश करो, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दूंगा। अब फंसा बच्चू। वो मैं महाराज महाराज महाराज, ये देखिए, ये तो कोई संदूक है। संदूक, इसे बाहर निकलवाओ। मगर वो एक संदूक नहीं था, बल्कि वैसे 3 और संदूक भी खुदाई से निकाले गए। इन संदूकों में क्या होगा? इन्हें खोलकर देखते हैं। चारों संदूकों को खोले जाते ही इतना विशाल खजाना। इसमें क्या लिखा है? पुत्र विक्रम सिंह, ये खजाना हमने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है, जो एक न एक दिन वक्त आने पर स्वयं तुम्हें प्राप्त होगा। जिसकी मदद से ये खजाना तुम्हें प्राप्त होगा, उसका नाम प और बा से आरंभ होगा। हे सुखी रहो तुम्हारा जक्कड़ दादा राजा खड़खड़ाक सिंह। प से हुआ पगड़ा टोपी और बा से हुआ मेरा प्यारा बाकेलाल। बेड़ा कर्क। सेनापति, देखा, और तुम कहते थे कि बाकेलाल मेरा शत्रु है। किसी दूसरे अवसर की तलाश करूंगा। मुझे मालूम था कि बाकेलाल मेरा हित कभी नहीं कर सकता। मुच्छड़, एक बक्सा मुझे दे दे। खजाने के सभी बक्से राजकोष में जमा करा दो, सिर्फ मुद्राओं वाले बक्से को छोड़कर। वह क्यों महाराज? ओह, मुच्छड़ अवश्य ये बक्सा मुझे देगा। मुद्राएं कल में और बाकेलाल निर्धन और जरूरतमंद लोगों में बांटेंगे। सत्यानाश हो तरम मुच्छड़। प्रबंध मंत्री, तुम जल्दी से राज मजदूरों का प्रबंध करके इस फर्श को ठीक करवाओ। इसमें सिर्फ एक ही भला काम हुआ। अगर यह खजाना ना मिलता तो मेरा बचना मुश्किल था। अगले दिन, बाकेलाल, ये मुद्राएं तुम्हारे कारण ही मिली हैं, इसलिए पहला कल्याण तुम्हारे ही हाथ होगा। बच्चू, कल्याण तो मैं तेरा भी अब बहुत जल्दी करूंगा। बाकेलाल जी, मुट्ठी तो पूरी भरी होती। बोलो बाकेलाल जी की जय। राजा बाकेलाल बोलो, कम वक्तों। नहीं, मैं अपने धन की इतनी सारी बर्बादी नहीं देख सकता। महाराज की जय हो। बाकेलाल बहाना बनाकर निकल लिया। मुझे कुछ करना होगा जिससे कि यह भीड़ यहाँ से छट जाए और मुद्राएं मेरे हाथ लग जाएं। ओह, लाल मिर्ची, जिन्हें सुखाने के लिए डाला गया है ताकि बाद में कूटी जा सके। अगर मैं इन सूखी मिर्चों पर सूखी घास के गट्ठर डालकर उनमें आग लगा दूं तो उसके तेज धुएं से भीड़ जाएगी भाग, भड़क और भड़क, ताकि घना धुआं फैल जाए और मुद्राएं मुझे मिल जाएं। फिलहाल मुद्राएं लेने की बारी उस रहस्यमय व्यक्ति की थी। अपनी झोली फैलाओ भैया, ताकि मैं स्वर्ण मुद्राओं को तुम्हारी झोली में डाल दूं। मैं तो हे मिट्टू तेरी झोली में डालने आया हूँ। मेरा नाम है मधुमक्खा। हे मेरे डंक में है विष, जो अब मैं तुझे चुबाऊंगा। सैनिकों, सैनिक तो आए, किंतु मेरे पंखों में से चलती है तीव्र आंधी। सेनापति, जो कुछ ज्यादा ही पास चला गया था, मधुमक्खी के पंखों की चोट से उछलकर नीचे जाएगा। तड़ाक! राजा, अब नहीं बचेगा तू। राजा विक्रम सिंह ने मुद्राओं से भरा बक्सा मधुमक्खा पर खींच मारा। तड़ाक! बचेगा तो अब तू नहीं दुष्ट। उफ, अब मैं तुझे और भी बुरी मौत मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह राजा को डंक चुबो देता, ओह, ये धुआं कहां से आ गया? आचू! मिर्चों वाले धुएं के असर से मधुमक्खा को छिड़ गई तीव्र खांसी। खांसते खांसते ओह, मेरा डंक खांसी के झटकों से टूट गया। मेरी जान मेरे डंक में ही थी। बाकेलाल की योजना सफल हो चुकी थी। सब भाग गए। अब मैं जाकर अपना धन वाला बक्सा उठा लाऊं। बाके अनुमान लगाकर बक्से तक पहुंचा और वाह, ये तो अभी भी बहुत भारी है। बाकेलाल बक्से को घसीटकर घने धुएं से दूर खींच लाया। सांस फूल गई। अब इसे एक बार खोलकर देख लूं, फिर इसे अपने कक्ष में ले जाकर रख दूंगा। मुद्राओं का बक्सा खोलते ही मुद्राएं मुच्छड़ में कैसे बदल गईं? बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि वो शैतान मधुमक्खा और धुएं से बचने के लिए मैं बक्से में छिप गया? पता होता तो बक्से को ले जाकर गंदे नाले में ना बहा देता। तभी प्रबंध मंत्री भी वहां पहुंचा। महाराज, अगर आज बाकेलाल जी मिर्चें जलाकर धुआं पैदा ना करते तो मधुमक्खा अवश्य आपको डंक चुबोकर आपका अहित कर डालता। किंतु बाकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि मधुमक्खा का डंक धुएं के प्रभाव से ही टूटेगा और वो मर जाएगा? पता होता तो मैं धुआं क्यों छोड़ करता। थोड़े से लालच के कारण मैं राजा बनते बनते रह गया। शंकर भगवान वाले बहाने से विक्रम सिंह को संतुष्ट करने के बाद इसके शव को इसी बक्से में भर दो।
मैं इसे काली घाटी में ले जाकर फेंकूंगा। शव को काली घाटी में फेंकने का तो सिर्फ बहाना है। दरअसल मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर मुच्छड़ की मृत्यु की नई योजना सोचूंगा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। बाकेलाल काली घाटी आ पहुंचा और पहले इस बक्से को काली घाटी में फेंक दूं। बाकेलाल का भाग्य शायद उसका साथ देने वाला था। वह बक्सा एक मटके पर जा गिरा और फिर हे मैं घूमूं गोल गोल, क्या तुझे चाहिए बोल बोल। बाप रे, ये क्या है? मेरा नाम है घुमक्कड़। मुझे पता है तेरा नाम है बाकेलाल। हे तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? बाकेलाल, मैं बहुत शैतान था। मुझे लोगों की वस्तुएं उड़ाकर ले जाने में बहुत आनंद आता था। मैं नदी में नहाते लोगों के वस्त्र अपनी आंधी में उड़ाकर ले जाता था। हमारे वस्त्र, बिना वस्त्रों के अब हम घर कैसे लौटेंगे? पत्ते लपेट कर। एक बार मैं चिलप्पो नदी में स्नान करते ऋषि तुंगानाथ के वस्त्र उड़ाकर ले गया। अरे दुष्ट, मेरे वस्त्र लौटा दे। मैंने वस्त्र न लौटाए। ऋषि ने मुझे कैद मटकी में कैद कर दिया। दुष्ट, अब तो इसी में कैद रहेगा। नहीं, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय ऋषिवर? यह मटकी एक दिन बाकेलाल नामक एक नेक इंसान के कारण फूटेगी। तब तो इसमें से स्वतंत्र होगा। उसके बाद तुझे उसकी एक इच्छा पूर्ण करने के बाद अपना शेष जीवन लोगों की सेवा करते हुए बिताना होगा। बाकेलाल, जल्दी से बता कि मैं तेरी कौन सी एक इच्छा पूर्ण करूं? मेरी तो एक ही इच्छा है। बाकेलाल द्वारा अपनी इच्छा जाहिर करते ही, तो फिर ठीक है। इसी घाटी में एक राक्षस मटकी भी पड़ी है। उसमें राक्षस खुरा सुर की आत्मा कैद है। ये ले गजरा बरेली वाला, तू इसे विक्रम सिंह की कलाई में पहना देना। फिर मैं राजा विक्रम सिंह को लाकर इस मटकी पर पटक दूंगा, जिससे मटकी फूट जाएगी और गजरे के प्रभाव से राक्षस की आत्मा विक्रम सिंह के शरीर में चली जाएगी और विक्रम सिंह बन जाएगा राक्षस। वाह, बड़ा मजा आएगा। अब तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैं जिसकी कलाई में गजरा बांधूं वही विक्रम सिंह होगा। ओहो, एक और सुनहरा अवसर मेरे हाथ लगा है। गद्दार बाकेलाल की पोल राजा के सामने खोलने का। मैं इसे नहीं चूकूंगा। बाकेलाल से पहले पहुंचा सेनापति। सब कुछ बताने के बाद, मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो कदापि ऐसा ना कहता महाराज। बाकेलाल आता ही होगा। आते ही वो आपकी कलाई में फूलों का गजरा बांध देगा। बाकेलाल आता ही होगा। मैं चलता हूँ महाराज, जल्दी से अपनी कलाई आगे करें। मगर क्यों बाकेलाल? ये साधारण फूलों का गजरा नहीं है। इसकी सुगंध से शत्रु आसपास भी नहीं फटकता। ठीक तभी हे। बाकेलाल, अब तू फिक्र मत कर, मैं आ गया इसे ले जाने। बाकेलाल, ये क्या है? महाराज, वो ही। देखते देखते घुमक्कड़ ने विक्रम सिंह को अपनी कैद में ले लिया। बाकेलाल, बचाओ! अब जब मुच्छड़ राक्षस बनकर लौटेगा तो लोग पत्थर मार मार कर उसे मार ही डालेंगे। घुमक्कड़ ने विक्रम सिंह को काली घाटी में राक्षस मटकी के ऊपर लाकर पटका। कड़ाक! ही, फूट गई मटकी। अब बाकेलाल जाने और उसका काम। मैं तो चला शराफत की जिंदगी बसर करने। ही, मुझे कहते हैं खुरासुर। खुरासुर की आत्मा विक्रम सिंह के शरीर में समा गई। अब मैं तेरे शरीर में स्थायी निवास करूंगा। सेनापति ठीक कहता था। फिर देखते ही देखते मैं राक्षस बन गया। बहुत भूख लगी है। चलूं पहले नगर में चलकर मांस मदिरा का सेवन करूं। काश मैं पहले ही सेनापति की बात मान लेता। होड़प्पा दी की होगा। अरे, राक्षस आ गया! बाकेलाल को तो इसी पल की प्रतीक्षा थी। ओह, आ गया विक्रमासुर। परंतु लोग इसे देखकर भयभीत होकर भाग रहे हैं, जबकि मैं तो इसे पिटवाना चाहता हूं। मैंने ईंट पत्थरों का इंतजाम कर रखा है। हे, तुझे मुझे मांस और मदिरा चाहिए, और मुझे चाहिए अपने 5001 बाघों के लिए निशाने। एक मुसीबत कम नहीं हुई थी, अब दूसरी आ गई। बाके भी ईंट रोड़ी पत्थर लेकर आ पहुंचा। अरे, ये दूसरा राक्षस बाणासुर कौन है? बाणासुर ने अपने विशाल धनुष से 5001 बाघ, एक बाण एक साथ छोड़े। 5001 बाण 5001 छातियों में पैवस्त होने पर मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन ये क्या? बाण विशालगढ़ के नागरिकों के स्थान पर नीचे जाकर लगे विक्रमासुर को। अरे ये क्या? ये सारे बाण तो मेरे ही किसी भाई को लग गए। ये तो अब शकुन हो गया। साए साए खच खच आ! बाकेलाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। सभी 5001 बाण मोटे को लग गए। तो अब इन पत्थरों का क्या करूंगा? सेनापति रानी को लेकर आ पहुंचा। वो देखिए महारानी जी, अनर्थ हो गया और बाकेलाल राक्षस बन चुके महाराज को पत्थर मारने वाला है। तड़ाक! इन्हें बाणासुर को मारकर वाहवाही लूटता हूं, ताकि विशालगढ़वासी मुझे इसी समय अपना राजा घोषित कर दे। ये पत्थर तो शंकर भगवान के मंदिर के अहाते के मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इसकी चोट से मुझे कमजोरी आ रही है। मैं गिर रहा हूं। बाकेलाल जी ने उसे पत्थर मारा तो वो गिर पड़ा। उसे हम भी पत्थर मारते हैं।
नागरिकों ने पत्थर मार मार कर राक्षस को धराशायी कर दिया। मेरी मृत्यु शंकर भगवान के मंदिर में बिखरे पड़े इन्हीं ईंट पत्थरों से होनी थी, किंतु उस राक्षस की कलाई में भी शंकर भगवान पर अर्पित किए गए पुष्पों का गजरा बंधा है। उसी के प्रभाव से मेरी छोड़े सभी बाण उसे जा लगे। तो फिर मुच्छड़ अभी तक मरा क्यों नहीं? यह गजरा तोड़ देता हूं ताकि शंकर भगवान के पुष्पों का प्रभाव खत्म हो जाए और बाणों का असर होना शुरू हो जाए। किंतु गजरे के टूटते ही ये क्या, खुरासुर की आत्मा मुच्छड़ के शरीर से बाहर निकल गई और सारे बाण भी। 5001 बाण लगते ही मैं आत्मा की योनि से मुक्त हो गया। चंगा पाई होना पादा चल देंगे। और फिर बाकी दे पुच्ची, अगर मुझे पता होता कि इन ईंट पत्थरों से राक्षस बाणासुर मारा जाएगा तो मैं इसे ईंट पत्थर ना मारता और ना राजा विक्रम सिंह को गजरा बांधता। सेनापति, लुच्चे, लफंगे, तुम तो कहते थे कि बाकी मेरा शत्रु है। मैं शीघ्र ही साबित कर दूंगा महाराज। ओ, और ये चाल चली थी सेनापति ने। अब आएगा मजा। बाके सेनापति की चाल में फंस गया था। उसने कागज को उठाकर पढ़ा। उसे पढ़ते ही बाकेलाल का मन भी डोल उठा और तन भी। ये तो मुच्छड़ मनूस की जन्म पत्री है। हाँ, पंडित झूठाचार्य के हाथ की बनी। बाके अब कक्ष में आ गया। इस जन्म पत्री के मुताबिक मुच्छड़ की मृत्यु होनी है किसी थाप देने वाले संगीत वाद्य से। वो मारा पापड़ वाले को, और मैं बेकार में ही नई नई योजना बनाता रहता हूँ। तभी एक जादूगर बाकेलाल के कक्ष में पहुंचा। कौन हो तुम? बाकेलाल, मेरा नाम है खत्म केतु। जल केतु और मधुमक्खा को मैंने ही राजा को मारने भेजा था। विक्रम सिंह तुम्हारा भी शत्रु है और मेरा भी। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो उसे मार सकते हैं। मगर तुम्हारी विक्रम सिंह से क्या शत्रुता है? यह बहुत लंबी कहानी है बाकेलाल, छोटी करके सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब विक्रम सिंह चंदनगढ़ में अपने लिए लड़की पसंद करने गया था। मेरी बहन भी रानी स्वर्णलता की पूड़ी छोलों की दावत खाकर लौट रही थी। मेरी बहन खांसी को भी विक्रम सिंह भाग गया। वाह वाह, क्या गबरू नौजवान है, मैं इसी से विवाह करूंगा ही। किंतु विक्रम सिंह के विवाह की बात स्वर्णलता से सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने चंदनगढ़ पर आक्रमण कर दिया। तो घबरा मत खांसी, हम राजा विक्रम सिंह को मंडप से उठा लाएंगे। उधर विक्रम सिंह को इस आक्रमण का पता लगा तो उसकी सलाह पर राह में चंदनगढ़ के सैनिकों ने मिर्ची का धुआं उड़ा दिया। ओह, ये तो मिर्ची का धुआं है। मिर्ची के धुएं से मेरी सारी सेना खांसते खांसते मर गई और मेरी बहन भयंकर खांसी से रोगग्रस्त हो गई। खंगार, गले में खराश, हमें लौटना पड़ा। मिर्ची के धुएं से मेरी बहन की आंखें सूज गईं। अब वो सूजी का हलवा खिलाने पर ही ठीक हो सकती थी, किंतु सूजी विशालगढ़ में ही मिलती थी, जिसे देने से राजा ने इनकार कर दिया। उसकी ये जरूरत? चूहा खांसी, चमगादड़ खांसी, खांसी खांसी। मैंने अपनी बहन को आटे का हलवा बनाकर खिला दिया और जिससे खांसी और भी बढ़ गई, क्योंकि हलवा ठीक से न बनने के कारण लेई बन गया था जिससे कागज चिपकाते हैं। आटे का हलवा मेरे गले में चिपक गया। तम घुटना, मेरी बहन मर गई। बाकेलाल, ये थी मेरी कहानी। मेरी दोनों शक्तियां बेकार हो गई। क्या राजा को मारने की कोई योजना तुम नहीं बना सकते? अगर तुम राजा को मारने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें काली गुफा का खजाना दूंगा। ठीक है, तो फिर सुनो। मुझे विक्रम सिंह की मृत्यु का रहस्य पता लग गया है। उसकी मृत्यु होगी किसी थाप देने वाले वाद्य यंत्र से। ऐसा वाद्य यंत्र था, या तो ढोलक हो सकती है या तबला। ओह, क्या तुम्हें ढोलक बजानी आती है? नहीं, किंतु तुम्हें या मुझे ढोलक बजाने की जरूरत नहीं। अगर हमें राजमहल के मकबरे में दफन ढोलकी का कंकाल मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर लूँगा और फिर वो हमें ढोलक देगा। उसकी थाप से विक्रम सिंह नहीं बचेगा। ठीक है, वो कंकाल तुम्हें मैं ला दूंगा और मैं भी ढोलक बजाने का अभ्यास आरंभ कर देता हूँ। हे ताक दिन आ दिन। तो मैं काली पहाड़ी की तलाठी में बने गारा देवता के मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। उसी रात सेनापति तुम फिर आ गए, ये कहने की बाकीलाल मेरा शत्रु है। इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस बार और सुन लें महाराज, इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है कि बाकी की हकीकत आपसे छिपी न रहेगी। ठीक है, किंतु अपनी बात साबित करने का तुम्हारे पास ये आखिरी अवसर है। मुझे मंजूर है। क्योंकि इस बार खत्म केतु का रूप धरकर मैंने जो चाल चली है वह ज़रूर कामयाब होगी। उसी रात सेनापति कह रहा था कि बाकेलाल आज रात्रि मकबरे से ढोलकी थापसेन का कंकाल लेने जाएगा। मैं छिपकर देखूंगा। बाकेलाल तो आ गया, उसके हाथों में कुदाल भी है। बाकेलाल ने ढोलकी थापसेन की कब्र को खोदना शुरू किया। बाकेलाल कब्र खोद रहा है। ठाक, शीघ्र ही बाकेलाल कब्र में से थापसेन का कंकाल निकाल रहा है। वो कंकाल को कंधे पर लादकर खत्म केतु का रूप धरकर बैठे सेनापति के पास ले जा रहा है। शीघ्र ही, खत्म केतु, ये लो ढोलकी थापसेन का कंकाल। किंतु यह हमें विक्रम सिंह को मारने के लिए ढोलक कैसे देगा? देगा, अवश्य देगा। पहले मैं इसे जिंदा तो कर लूं। इसे जीवित करने के लिए इसके शरीर पर मिट्टी का लेप करना होगा।
तुम अतिशीघ्र लूलू कुमार से जाकर जादुई थाक मिट्टी ले आओ, चाक मिट्टी ले आओ। बाकेलाल, मेरी मृत्यु की कल्पना से बहुत प्रसन्न लग रहा है। मैं तुरंत मिट्टी लेकर आता हूँ, जल्दी आना। है। बाकेलाल के जाते ही वहां पहुंचा विक्रम सिंह भी। देखा महाराज, बाकेलाल को आपकी मृत्यु की कितनी जल्दी है। मैंने उसे लूलू कुमार के पास भेजा है, जो कि कोई और नहीं आप ही हैं। मैंने उसे जो पता बताया है, आप वेश बदल कर वहाँ जाकर बैठ जाएं और विक्रम सिंह की खूब बुराई करें और फिर मुझे लौट कर बताएं कि बाकेलाल ने आपसे क्या क्या बातें की। सेनापति, अगर इस बार तुम्हारी बातों में सच्चाई निकली तो बाकेलाल फांसी से नहीं बचेगा। बाके बेटा, इस बार तो पोल खोल कर रहेगी। विक्रम छोटे रास्ते से और बाके लंबे रास्ते से खत्म केतु के बताए पते पर पहुंचे। मुझे खत्म केतु ने भेजा है, मुझे जादुई चाक मिट्टी चाहिए। समझ गया, खत्म केतु को ढोलकी का कंकाल मिल गया होगा। इस मिट्टी के लेप से वो उसे जीवित करके राजा विक्रम सिंह को मौत के घाट उतार देगा। मैं जादुई चाक मिट्टी को इस चाक पर बनाता हूँ। मगर तुम विक्रम सिंह की मृत्यु की कल्पना से क्यों प्रसन्न हो रहे हो? क्योंकि विक्रम सिंह मेरा भी शत्रु है। उसने मेरे बनाए मिट्टी के कुल्हड़ में लस्सी पीने से मना कर दिया था। बेफिक्र रहो, अब वो जीवित नहीं रहेगा। मुच्छड़ मेरा भी शत्रु है। मैं और खत्म केतु मिलकर अब उसका काम तमाम कर देंगे। ये लो चाक मिट्टी। बाकेलाल ने मुझे मुच्छड़ कहा। बाकेलाल खत्म केतु के पास से चाक मिट्टी ले आया। ये लो चाक मिट्टी। वाह, मैंने मिट्टी का घोल तैयार कर दिया है। अब तुम जल्दी से इसका लेप कंकाल पर लगा दो। मुझे भी बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जीवित होकर जल्दी से जल्दी मोटे का काम तमाम कर दे। बाके ने मुझे मोटा कहा। जल्दी ही बाकेलाल ने कंकाल को लेप दिया। अब तुम थोड़ी देर बाहर जाकर बैठो, जब मैं बुलाऊं तब भीतर आना। बाके के बाहर जाते ही खत्म केतु का रूप धरे सेनापति विक्रम के पास पहुंचा। महाराज, कंकाल को जीवित करने का तो बहाना है, मैं कंकाल को छिपा दूंगा। कुछ देर बाद, अब मैंने आपको लेप लगा दिया है। मैं बाकेलाल से कह दूंगा कि कंकाल जीवित हो गया, फिर आप उसे ढोलक दे देना। ठीक है। थोड़ी देर बाद, बाकेलाल आ जाओ, कंकाल जीवित हो गया। वाह, अरे ये कंकाल इतना मोटा कैसे हो गया? सूखने के बाद चाक मिट्टी फूल गई है। मगर ये उस मनुष्य की मृत्यु का सामान, वह ढोलक मुझे क्यों नहीं दे रहा? बाके वे मुझे बाके ने मुझे मनहूस कहा। अभी देगा। ए थापसेन, मैंने तुम्हें जीवित किया है, तुम मेरा आदेश मानोगे। बाकेलाल को वह ढोलक दे दो जिसे बजाने पर राजा विक्रम सिंह की मृत्यु होगी। जो आ गया। ये लो, वो मारा पापड़ वाले को। मोटे मुच्चड़ मनूस, बहुत राज कर लिया विशालगढ़ पर। अब बारी मेरी है। अब मैं क्या करूं? इसे ले जाकर राजा विक्रम सिंह के आगे बजाओ। मैं लौटकर तुम्हें विक्रम सिंह की मृत्यु की खुशखबरी देता हूं। देखा महाराज, अब यह महल जाकर आपके सामने ढोलक बजाएगा ताकि आपकी मृत्यु हो जाए। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आया। अगर बाकेलाल ने मेरे सामने पहुंचकर ढोलक बजाई तो मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बाकेलाल ने ढोलक प्राप्त की ही बजाने के लिए थी। ढोलक लेकर वह महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में पहुंचा। महाराज, आज मैं आपको ढोलक सुनाऊंगा। बाकेलाल ढोलक बजाने आ गया। गद्दार! बाके ढोलक बजाने लगा। दुष्ट, बंद कर ढोलक बजाना। देखा महाराज, देखा, अब तो मेरी बात की सच्चाई साबित हो गई। सेनापति, बाकेलाल को हिरासत में लेकर फांसी पर लटका दो। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? बाकेलाल, मैंने तुझे विश्वास पात्र समझा और तू धोखेबाज निकला। कमबख्त, तूने मेरे सामने कहा था कि मुच्छड़ मेरा भी शत्रु है, मैं और खत्म केतु मिलकर उसका काम तमाम कर देंगे। लेकिन ये तो मैंने कुमार से कहा था। वो कुमार मैं ही था और खत्म केतु था सेनापति, और जिसे खत्म केतु ने जीवित किया वो भी मैं ही था। ओ, तभी मैं सोच रहा था कि कंकाल इतना मोटा कैसे हो गया। बाकेलाल, तेरा खेल खत्म हो गया। सेनापति के बच्चे, ले जाओ इसे और फांसी दे दो। बच्चू बाकेलाल, आज खुल गई तेरी पोल। बाकेलाल के बाहर जाते ही, अब तू भी नहीं बचेगा राजा। तुम कौन हो? मैं तेरी मृत्यु वही खत्म केतु हूं जिसकी कहानी तुझे सेनापति ने सुनाई थी। वो देख, उस ढोलक के कंकाल को मैंने जीवित कर लिया है। ये अब ढोल की बजाकर तेरी जान लेगा। जन्म पत्री वाली तरकीब मैंने ही सैनिक रूप में सेनापति को बताई थी, क्योंकि वास्तव में इस वक्त ढोल नक्षत्र चल रहा है। इस नक्षत्र के चलते तेरी मृत्यु ढोलकी के द्वारा ढोलक बजाने से संभव है। खत्म केतु के आदेश पर ढोलकी थापसेन ढोलक बजाने लगा। त्रिकिट त्रिकिट था। अब अपने बाकेलाल के बिना मैं जीकर करूंगा भी क्या? और तेज बजाओ, क्योंकि इसकी मृत्यु के साथ ही मेरी बहन का बदला पूरा हो जाएगा। त्रिकिट त्रिकिट आ दादा त्रिकिट। राजा कमजोर होकर गिर गया है। ढोलकी और तेज बजाओ ढोलक। इधर बाकेलाल को फांसी के तख्ते पर लाया गया। बाकेलाल, तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बता दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं ढोलक बजाना चाहता हूँ। सेनापति को भला क्या ऐतराज हो सकता था। धम धम
फांसी का तख्ता देखकर बाकीलाल भय से पागल हो गया लगता है। सहसा ढोलकी की थाप थम गई और धम धम धम। अरे ये क्या, ढोलकी ने ढोलक बजानी क्यों बंद कर दी? और ये बेसुरी ढोलक कौन बजा रहा है? दूसरी ढोलक तो बाकीलाल के पास थी। था था था, ढोलकी की ढोलक फट गई। था था थम, फटाक फटाक। मेरी मृत्यु बेसुरी ढोलक के स्वर से होनी थी। ढोलकी का शरीर फट गया, मेरी मेहनत बेकार हो गई। जल खेती और मधुमक्खा के पश्चात आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब मुझे भागना चाहिए, किंतु था तुम भाग नहीं सकते दुष्ट, क्योंकि बाकी की ढोलक का चमत्कार देखते ही मैं समझ गया हूं कि मेरा शत्रु वो नहीं तू है। सैनिकों, पकड़ लो इसे। बदला पूरा नहीं हुआ, मेरी बहन की आत्मा भटकती रहेगी। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराएंगे। फिर यह फांसी रोक दो। क्यों महाराज? क्योंकि बच्चे, अगर आज के बाद तूने मेरे बाकीलाल को मेरा शत्रु कहा तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। था आ! विक्रम सिंह ने सब कुछ कह सुनाया। बाकी दे पुच्ची, मैंने तुझे गलत समझा। अगर तू ढोलक ना बजाता तो वो शैतान ढोलकी भी ना मरता, जो खत्म केतु के कहने पर ढोलक बजाकर मुझे मारना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो भले ही मुझे फांसी हो जाती, मगर मैं ढोलक बजाकर मुच्छड़ के प्राण ना बचाता। किंतु बाकीलाल, फिर तुमने मुझे मोटा मुच्छड़ा मनहूस क्यों कहा और मेरी मृत्यु की बातों पर प्रसन्न क्यों हुए? महाराज, मैं ऐसा ना करता तो आप मुझे फांसी के तख्ते पर ना चढ़ाते। ढोलकी की मृत्यु फांसी के तख्ते से ढोलक बजाने पर ही होनी थी। फूटी किस्मत। चलो, प्राण तो बच गए। जान है तो जान है, योजनाएं मैं और भी बना लूँगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं के बाकीलाल सीरीज़ की अगले कॉमिक विशेषांक इंद्रासन में। तब तक के लिए धन्यवाद।